हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल IQ अफेयर पे स्वागत है। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का शुरू करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे हम। देन हम कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे कि उनके कॉजेज़ क्यों है, क्योंकि देखिए हर रेवोल्यूशन के पीछे ना कोई कॉज होता है। बिना किसी कॉज का रेवोल्यूशन नहीं होता, लेटेंट होता है वो कॉज, लेकिन विथ पैसेज ऑफ टाइम वो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ना टोटल 3 कॉजेस मोस्टली देखा जाता है। एक तो सोशल कॉज मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि एक सोशल कॉज क्या था, मीन सोसाइटी कैसा एग्जिस्ट करता था रेवोल्यूशन से पहले, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो हम देखेंगे ना, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इकोनॉमिक कॉज। और वो इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, तो इकोनॉमिक कॉज यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम था, कैसा इकनॉमी था, जो लोगों ने नाराज़गी से क्या कर दिया, रेवोल्यूशन वगैरह कर दिया। देन हम देखेंगे अगला पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का पावर शेयरिंग था, किस तरह का लोगों को अकोमोडेशंस थे या ना थे, ये सारी चीज़ हम पॉलिटिकल कॉज में देखेंगे। फिर अगला सेक्शन जो आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास का क्या रोल था। मिडिल क्लास ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कोई मिडिल क्लास वगैरह नहीं एग्जिस्ट करता था, सारे एक ही क्लास में होते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मिडिल क्लास जैसा एक कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में छा गया, हमारे कंट्रीज़ में भी, इवन हम लोग भी क्या है मिडिल क्लास कैटेगरीज भी आते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे शुरू हुए। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है, द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789। ये रेवोल्यूशन शुरू कब होता है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट याद रखना है। ये शुरू होता है शुरू कब होता है, ये 14 जुलाई 1789 में शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखना है कि कब होता है, 1789 में। विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टली। उस प्रिजन का जो था ना, किला जो था, उस किले का नाम क्या था, बेस्टली नाम था। और लोग इससे बहुत नाराज़ होते थे। बेस्टली जो था ना, मानते थे फ्रेंच सोसाइटी में लोग कि क्या है, ये डेस्पोटिक पावर का साइन है। किसके डेस्पोटिक पावर का, किंग के डेस्पोटिक पावर का। अब डेस्पोटिज्म क्या होता है, जनरली डेस्पोटिक पावर डेस्पोटिज्म से है। डेस्पोटिज्म मीन्स एक तानाशाही, डिक्टेटरशिप, क्रूअल रूलिंग्स ऑफ किंग को कहा जाता है डेस्पोटिज्म। क्यों ऐसा था, लोग नाराज काफ़ी क्यों होते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी डिसेंट वॉइसेस होते थे ना, उनको किंग उठाकर प्रिजन में डाल देता था। यहाँ के प्रिजन में अक्सर किंग क्या करता था, उन्हें डाल दिया करता था। इसलिए जो लोग थे ना वहाँ के सिविलियंस, आम सिटीजन तो नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट्स, वो क्या करते थे, इस फोर्ट्रेस से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और नफरत करने की वजह से ही लोग इसको क्या कर दिए, डेमोलिश कर दिए। क्योंकि यहाँ पे माना जाता था कि क्या था, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को होल्ड करके जमा करके रखा जाता था। उसमें क्या आता था, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस में जनरली आप देख सकते हैं कि बुलेट्स वगैरह जो होता है वो आता था। फिर हम आगे देख लेते हैं। द बेस्टली इज अ फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड बाय एवरीबडी बिकॉज इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। देन क्या है यहाँ पे, द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश, लोगों ने इसे डेमोलिश कर दिया। द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास अफेक्टेड एंड शेकन लोअर क्लास एंड लेड the execution of the king in France, followed by revolt against monarchy. This revolution put up the idea of liberty. ये very important ideas है जिसको मैं highlight करता हूँ, आप देख भी सकते हो। ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये जो आइडिया है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया था। सबसे पहले इस आइडिया को अपनाने वाले अमेरिकन थे। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में से लाया गया था। जब यूएस का इंडिपेंडेंस हो गया था, उनके यहाँ भी एक सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने इसको लगाया। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए ब्रिटिश से, तो हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स में इवन हमने इन्हें इंक्लूड कर रखा हुआ है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी वगैरह। इवन प्रियम्बल्स में भी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इसका बर्थ होता है। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को ना लोग बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे अच्छे मतलब पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटीज़ में लाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कैसे शुरुआत हुआ, लोगों ने बेस्टली को डेमोलिश कर दिया। क्यों डेमोलिश किया, क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो किंग की अत्याचारी पावर का एक ये बन चुका था, सिंबल बन चुका था। अब जरा हम कॉजेस को देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या थे, कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हमें जरा समझना जरूरी है। तो ये देख लीजिए, ये है कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहला जो कॉज था वो तो सोशल कॉज, मीन्स फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी होता कैसा था, मीन्स रेवोल्यूशन से पहले। द सोसाइटी वॉज डिवाइड इनटू 3 स्टेट्स। तो फ्रेंच सोसाइटी जो था वो किस तरह से बना हुआ था, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। कितने स्टेट्स में, 3। पहला फर्स्ट जो होता था उसे हम कहते थे
फर्स्ट स्टेट, देन क्या था सेकेंड स्टेट, देन क्या था थर्ड स्टेट। ये जो है ना स्टेट्स, तो फर्स्ट वाले स्टेट्स में कौन होता था क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब जो चर्च में लोग जो पादरी होते हैं ना, फादर चर्च में जो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, वो क्लर्जी कहलाते थे। ये जो थे काफ़ी हायर पोजीशंस में थे फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन से पहले। देन सेकंड जो स्टेटस होता था वो कौन थे, नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब जो किंग कोर्ट्स में अलग अलग मंत्री शंत्री जो रहे होंगे वो सारे नोबिलिटीज़ में आते थे। और थर्ड स्टेट्स में 95% पॉपुलेशन आता था। वो कौन था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे। फिर उनसे भी नीचे ये थोड़े पढ़े लिखे तबके के लोग थे, ठीक है। फिर उनसे छोटे कौन थे, उनसे छोटे थे पेजेंट्स। फिर कौन थे, आर्टिशियंस। और छोटे लोग कौन थे, जो स्मॉल पेजेंट्स थे, लैंडलेस थे, लेबर्स थे एंड सर्वेंट। तो ये आप देख सकते हो कि रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स। और ये जो फर्स्ट स्टेट में तो क्लर्जी कितने होते हैं, चर्च कितना होगा, बहुत कम, नोबिलिटी भी बहुत कम, लेकिन 95 मोर देन 95% जो पॉपुलेशन है वो किस में होते थे, ये थर्ड स्टेट्स में होते थे। ये किस में होते थे, थर्ड स्टेट में, मतलब इसमें होते थे, हम कह सकते हैं इस थर्ड स्टेट में मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन होता था, 95%। और इनके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो प्रॉब्लम्स कैसे थे, उस प्रॉब्लम्स को हम आगे ज़रा पढ़ेंगे। होता क्या था, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस। इनको क्या मिलता था, सर्टन प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। द स्टेट नोबल्स ऑल्सो एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस विच इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। द चर्च एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड तिथीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ना टैक्स का नाम याद रखना पड़ेगा। 2 टैक्स लोगों को देना पड़ता था और सारे के सारे थर्ड स्टेट वाले ही देते थे, ऊपर वाले दोनों कुछ नहीं देते थे, ऊपर वाले दोनों कुछ भी नहीं देते थे। ये हमें ज़रा समझना पड़ेगा, ऊपर वाले कुछ भी नहीं दिया करते थे। टैक्स का नाम क्या है यहाँ पे, तिथि। ये पीजेंट्स देते थे, पीजेंट से लिया जाता था। और डायरेक्ट टैक्स था एक और, जिसका नाम था टैली, ये भी था। और इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट टैक्सेस था, एक तिथिस था, एक टैलिस था, जिसे हमें पढ़ना है और अच्छे से समझना होगा। ये था लोगों को देना पड़ता था, किनको, थर्ड स्टेट वाले को, इनको देना पड़ता था। ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, इन्हें देना पड़ता था। ऊपर वाले जो 2 थे उन्हें बिल्कुल नहीं देना पड़ता था। तो सारा बर्डन जो होता था फाइनेंसिंग का, अंपायर कैसे चलेगा, सारे इन पे होते थे। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में यहाँ हम देखेंगे मोस्टली द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो रीज़न ये क्या है भाई, क्यों स्ट्रगल करेंगे सर्वाइव करने के लिए, तो फ्रांस का पॉपुलेशन जो है ट्रेमेंडसली राइज किया था, 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789, ठीक है। और विच इंक्रीमेंट इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई फूड ग्रेन का डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कुछ सालों से क्लाइमेट ना, वेदर जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था फार्मर्स के फेवर में, काफ़ी मतलब हार्वेस्ट फेमाइन आ जा रहे थे, नुकसान हो रहे थे। तो फूड शॉर्टेज ऐसे नेचुरली हो रहा था, जिसका कुछ किया नहीं जा सकता। और दूसरा क्या था कि पॉपुलेशंस बढ़ रहे थे, डिमांड बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर इन द वर्कशॉप विथ फिक्स्ड वेजेस, बट द वेजेस डिड नॉट कीप अप पेस विद द राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है ये समझना पड़ेगा। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं हम, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन फ्रांस ड्यू टू ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम का कहा मतलब यहाँ पे ये होता है रेवोल्यूशन से पहले वाला, जो किंग का जो रिजीम का मीन्स होता है गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है। तो जो किंग वाला गवर्नमेंट था, उन्होंने जिस तरह से पूरे मैनेजमेंट्स किए थे इकोनॉमिक्स का, उस चक्कर में क्या हो गया, लोगों के लिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए। क्या आ गए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब यहाँ जीने के लिए लोगों को ना बेसिक चीज़ें नहीं मिल रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ होते हैं ना, ये लोगों तक मिलना मुश्किल हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब लोग तो और ज़्यादा नाराज़ होंगे। एक तो आपके डेस्पोटिक एटीट्यूड्स हैं, क्रूअल एटीट्यूड था, दूसरा क्या था, इकोनॉमिक का पूरा एकदम हालत ख़राब, एंड तीसरा कॉज जो था पॉलिटिकल कॉज। अभी पॉलिटिकल कॉज था क्या, इसको ज़रा समझते हैं। इन 1774 लुइस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस एंड फेसेस एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर विच ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्स एंड डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी वॉज इंक्रीजिंग। अब लुइस 16 जब राजा बना तो उसको जो क्या मिला, उसे मिला एम्प्टी ट्रेजरी। क्या मिला उसे, एम्प्टी ट्रेजरी मिला। एम्प्टी ट्रेजरी क्यों मिला,
क्योंकि रीज़न ये था कि फ्रांस जो है ना काफ़ी सारे वॉर लड़ रहा था। वॉर लड़ने की वजह से उसका जो ट्रेज़री था वो क्या हो चुका था, खाली, मतलब खजाना जिसको कहते हैं, राजाओं का खजाना होता था। और ये कैसे हुआ? तो ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, एंड दिस वॉर एडेड मोर देन 3 बिलियन लीवरेज फॉर विच द मनी लेंडर बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था। देखो भाई, अमेरिका भी क्या था ना, ब्रिटिश का गुलाम था। जिस तरह से हमारा कंट्री गुलाम था, वैसे अमेरिका भी नहीं बचा हुआ है इसकी गुलामी से। तो फ्रांस ने क्या किया? देखो, फ्रांस का दुश्मन यूरोप के अंदर ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन से बदला लेने के लिए फ्रांस ने क्या किया? अमेरिका को आज़ादी दिलाने में मदद किया। कहते हैं ना कि दो दुश्मन का दुश्मन, मतलब ऐसे एक प्रोवर्ब है कि मतलब अगर मेरे दोस्त का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन हो गया, इस टाइप का। तो फ्रांस ने देखा कि भाई अमेरिका को हम आज़ाद करवा देते हैं ब्रिटेन से, तो इससे क्या होगा? ब्रिटेन का थोड़ा पावर वीक होगा। तो ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज, याद रखना है कि सारा अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम नहीं था। अमेरिका में ना पुर्तगीज कुछ हिस्से में थे, कुछ हिस्से में फ्रांस भी था, कुछ हिस्से में ब्रिटेन था। तो सिर्फ 13 कॉलोनी जो था, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थे, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। और इस चक्कर में लुइस 16 ने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, 3 बिलियन लगे वॉर में। और इस 3 बिलियन जो पैसे आएंगे कहाँ से? तो इन्होंने मनी लेंडर से पैसे उठाने चालू कर दिए। मनी लेंडर से तो भाई आम गरीब लोग लेता है, लेकिन राजा भी मनी लेंडर से ले रहा था। और जब ये सारा कुछ हो गया और किंग नहीं चुका पा रहा था, तो जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने 10% का इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया। अब 3 बिलियंस पे आप देख लो, 10% का इंटरेस्ट जो होगा क्या ह्यूज होगा। आप इंटरेस्ट दोगे या प्रिंसिपल अमाउंट चुकाओगे? फंस जाओगे आप ट्रैप में। जैसे हम आम लोग, हमारे गांव देहात में आज भी एग्जिस्ट करता है ये सिस्टम, मनी लेंडर्स वाला। लोग कैसे एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, वैसे ये फ्रांस का जो था ना पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकली मनी लेंडर्स के हाथ में जा चुका था, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे दम के। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government office or universities, the state was forced to increase taxes। और आप पे जब इतने सारे कर्ज हैं और ऑलरेडी आपको आर्मी मेंटेन करने हैं, कोर्ट चलाने, मतलब राजा का दरबार चलाना है, वो तो बहुत ह्यूज होगा ना, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशंस होगा। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस चलाना है, यूनिवर्सिटी चलाना है, तो आप क्या करोगे? पैसा और कितने लोगे मनी लेंडर्स से? और उस ज़माने में इंडस्ट्रीज़ तो होते नहीं थे कि भाई आप इंडस्ट्रीज़ से टैक्सेस मिल जाएंगे और आपका काम चल जाना है। वो सीधी सी बात है कि आम लोगों पे ही, जो पेजेंट्स होते थे, उन पे ही टैक्स बढ़ाया जाता था। और टैक्स बढ़ाया इन्होंने, टैक्स बढ़ाया तो लोग तो ऐसे ही रो रहे थे। महंगाई पहला कारण। दूसरा कारण, नेचर जो है ना वो भी उनके फेवर में नहीं था। हर साल मतलब इतना बैड वेदर की वजह से क्रॉप नुकसान हो रहा है, तो क्रॉप होगा तो ना वो टैक्स देंगे। बावजूद उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप टैक्स दो, तो लोग और इससे क्या हो रहा था, डिसकंटेंट हो रहे थे। और नहीं देने से फिर किंग के जो लोग थे वो तो अत्याचारी टाइप थे, तो वो भी प्रॉब्लम था। तो ये था यहाँ तक 3 कॉजेस। क्या क्या कॉज? इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज एंड पॉलिटिकल कॉज। ये 3 कॉज जब आप समझ जाओगे तब समझोगे कि हाँ भाई, रेवोल्यूशन जस्टिफाइड तब हो जाएगा। क्यों आया रेवोल्यूशन? हमेशा हमें ना रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी कैसा था, क्यों लोग भाई रेवोल्यूशन ले आए। तो ये 3 कॉजेस थे लाने के। फिर आगे देख लेते हैं रोल ऑफ मिडिल क्लास। जैसा मैंने आगे पढ़ा था कि मिडिल क्लास का बहुत प्रोमिनेंट रोल और सिग्निफिकेंट रोल था इस रेवोल्यूशन को लाने में। द 18th सेंचुरी विटनेस इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज मिडिल क्लास। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ये सोशल ग्रुप कहा जाता है। ये फ्रांस से ही आया, समझ लो। मतलब 18th सेंचुरी के बाद से ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। इससे पहले मिडिल क्लास जैसा कुछ भी बात नहीं होता था। हु मे हैव मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स टू ब्रिंग अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर एंड बीइंग एजुकेटेड दे लीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। हाँ भाई, जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया तब इनका दिमाग खुला कि बाई बर्थ आपको क्यों मिले कुछ भी प्रिविलेज। इफ़ यू आर कैपेबल देन प्रूव इट, और प्रिविलेज आप ले जाओ। बाई बर्थ नहीं मिलना चाहिए ना कि आप आज कैपेबल हो ना हो, उसके बावजूद आपको, आप क्योंकि आप ब्लू ब्लड फैमिली में बर्थ हुआ आपका, तो आपको मिल जाएगा पोजीशन, ऐसा नहीं। तो मिडिल क्लास ये क्या हुए, थोड़े पैसे वाले हुए, और पैसे के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। पढ़ाई लिखाई शुरू किया तो इनको एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट के बाद इन्होंने कहा, क्वेश्चंस करने चालू कर दिए कि आपको ही क्यों मिले सारा प्रिविलेज बाई बर्थ। सबसे इम्पोर्टेंट था, ये नोबिलिटीज़ में होता था कि सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेकंड स्टेट्स थे उनको चैलेंज करना शुरू किया इन्होंने। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स लाइक वुलन सिल्क एंड टेक्सटाइल्स एंड प्रोफेशंस एज लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। They were inspired by the idea of different philosophers and spread the same through books and newspaper। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपना
कैसे मतलब पैसे वाले हुए ये, तो उस ज़माने में तो असल में यूरोप के अंदर एक डिस्कवरी क्वेस्ट फॉर नॉलेज इसका एक चला हुआ था कि भाई नॉलेज का हमें क्या है, क्वेस्ट है, नॉलेज लेना, हमें पूरी दुनिया में घूमेंगे और क्या करेंगे, नॉलेज। तो जब धीरे धीरे लोग बाहर गए, पुर्तगीज़ बाहर निकले, ब्रिटिश इंग्लिश बाहर निकले, फ्रेंच बाहर निकले, तो इससे इनका बिजनेस भी बढ़ा और इसमें मुझे ज़्यादातर जो है लोग जो बेनिफिटेड हुए वो गरीब से किस में कन्वर्ट हो गए, मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो गए। और फिर जब मिडिल क्लास हो गए तो पढ़ाई लिखाई किया, और फिर पढ़ाई लिखाई किया तो इन्होंने कुछ ग्रेट फिलोसोफर्स के आइडिया से प्रभावित हुए। वो फिलोसोफर्स कौन थे, जरा इनको यहाँ आप देख सकते हो, ये नाम है कुछ, ये 3 फिलोसोफर। एक फिलोसोफर कौन है, जरा इनको आप देखो, जॉन लॉके, ठीक है। फिर रूसे का नाम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मॉन्टेस्क्यू। ये 3 बड़े रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर्स थे। इनके बातों में मतलब इतना दम था ना कि आज भी मतलब सोसाइटी इनकी फिलोसफीज पे मोर और लेस एग्जिस्ट करता है। हम पढ़ेंगे आगे कैसे अपना देश भी जो है ना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारे देश में पावर शेयरिंग जो है ना, वर्टिकल पावर सॉरी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रोविजन डाला था कि भाई पावर शेयरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और कैसे होना चाहिए थे, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मीन्स लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी। मतलब पहले किंग जब होता था तो किंग ही लेजिस्लेटिव होता था, किंग खुद एग्जीक्यूटिव होता था और किंग खुद जुडिशरी होता था। तो इसमें क्या है ना, एक वन मैन शो होता था मोनार्की वगैरह में। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि इससे गलत हो सकता है, ऑफ कोर्स गलत हो सकता है, हमेशा एक इंसान तो सही हो नहीं सकता। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि पावर क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर। देखो इन्होंने क्या कहा, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए विद इन गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमारा देश ही फॉलो कर रहा है और ऑलमोस्ट सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है। तो ये फिलोसफर्स काफ़ी के रेवोल्यूशनरीज थे और इन्हीं के बातों को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के ये सारे मिडिल क्लास क्या हो रहे थे, एनलाइटेंड हो रहे थे और उन्होंने क्वेश्चंस पर पूछने, सवाल करने चालू कर दिए। इन हिज 2 ट्रेटीज, यहाँ पे एक बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, आपको याद, नाम रखना याद है, ठीक है। ये क्या नाम है किताब का, 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, एक बुक है ये, 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉकी सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इन्होंने क्या कहा, जॉन लॉकी ने इस किताब में 2 ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट में, कि एब्सोल्यूट पावर जो है ना मोनार्क का, और डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब किंग इज रिलेटेड विथ गॉड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा भाई। और सारा राइट, एब्सोल्यूट राइट मोनार्क का नहीं होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए पावर। फिर रूसे क्या कहते हैं, रूसे कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, जॉन लॉकी के आइडिया को और रूसे फॉरवर्ड ले चलते हैं, और प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ पे होगा भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सरकार कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और ही विल रन द गवर्नमेंट। मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए अपने नेता के बीच में एंड जनता के बीच में। बहुत डेमोक्रेटिक एंड रेवोल्यूशनरी थॉट था। फिर मॉन्टेस्क्यू का तो मैंने आपको बताया, इन्होंने भी किताब था, ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है, नाम याद रखना है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। बहुत अच्छा है ये किताब, मतलब उस जमाने में लिखे थे और लोग इसी को पढ़ पढ़ के फॉलो करते थे। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट्स एक इंसान का वन मैन शो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 जो फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक की, रूसे, मॉन्टेस्क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स। कोई भी रेवोल्यूशंस में बिना फिलोसोफर का रेवोल्यूशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रास्ता, राइट पाथ दिखाने वाले होते हैं क्रांतिकारियों को, वो फिलोसोफर्स होते हैं। फिर आते हैं आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। ये स्टेट जनरल क्या था, एक असेंबली था ये, ठीक है। इसके बाद ये फेल होती, जब ये खत्म हो जाता है, लुइस 16 हट जाता है, तो अगला जो असेंबली बनता है उसका नाम होता है कन्वेंशन, सॉरी नेशनल असेंबली, देन कन्वेंशन एंड देन डायरेक्टेड रूल। डायरेक्टेड रूल में तो इतना रायता फैल जाता है कि एक डेमोक्रेटिक रास्ते से भटकाने के लिए नेपोलियन बोनापार्टे जो मिलिट्री जनरल होता है वो आके बन जाता है एम्पायर ऑफ फ्रांस। उसके भी कुछ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे, काफ़ी रेवोल्यूशनरीज थे, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने काफ़ी फ्रांस को नुकसान पहुंचाया था। देख लेते आगे। A political body which third state that their representative to pass proposal for next taxes. The first 2 states sent 300 representative each, while third one has 600 member who were more prosperous and educated. देख लो आप, ये 3 स्टेट्स के ना, वो स्टेट जनरल एक पार्लियामेंट जैसा समझ लो, मतलब डेमोक्रेटिक तो था नहीं वो देश लुइस 16 के टाइम में, लेकिन हम कह सकते हैं, समझ लो वैसे के तौर पे। और फर्स्ट स्टेट से क्या होता था, वो 300 भेजेंगे, मतलब क्लर्जी वाले 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे एंड
दूसरे कौन भेजेंगे, नोबिलिटी वाले 300 भेजेंगे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, इन सबसे 95% पॉपुलेशन इन्हीं में था, इनको भी कितना मिला हुआ था, सिर्फ 600 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बैलेंसिंग, ज़्यादा इनको नहीं दिया था शेयर ऑफ पावर। मेंबर हुए मोर प्रॉस्पेरस थे, ये सारे के सारे पढ़े लिखे जो हमने ऊपर में पढ़ा, मिडिल क्लास वाले पार्टीज थे सारे। वोटिंग इन स्टेट जनरल हैज़ बिन कंडक्टेड एज अकॉर्डिंग टू पास्ट प्रिंसिपल ऑफ इच स्टेट वन वोट, बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर इच मेंबर वन वोट फिलोसफी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो 3 स्टेट था ना, तो 3 वोट होता था। अब देख लो, अब 3 है, कितना ऑड किस्म का इन्होंने सिस्टम बना रखा हुआ था। 3 स्टेट 3 वोट। पहला स्टेट जो है वो कौन है, क्लर्जी। दूसरा स्टेट को कौन है, नोबिलिटी। ये दोनों तो ऑफकोर्स एक ही साइड होके वोट करेंगे ना। तो किसी भी मुद्दे पर अगर हमें वोट करवाना है, टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, इस पर हमें डिसाइड करना है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों बोलेंगे यस यस बढ़ाना है, तो एक वोट क्लर्जी दे दिया, एक वोट नोबिलिटी दे दिया। टोटल कितने वोट हो गए, 2। 3 में से 2 वोट चला गया यस के फेवर में कि हाँ टैक्स बढ़ना चाहिए। अब आप तीसरे वाले चिल्लाते रहो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास जो थे, इन्होंने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, पुराने रूल्स को हटाओ, और डिमांडेड फॉर इच मेंबर वन वोट फिलोसफी, जो आज भी हर डेमोक्रेटिक देश में, हमारे देश में भी होता है कि हमारे घर में 5 मेंबर है मतलब 5 वोट, 10 मेंबर है मतलब 10 वोट, 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। इनका इन्होंने डिमांड किया क्योंकि इनको पता था कि सिस्टम ऐसा, इन्होंने लुइस 16 के जो एंसेस्टर्स थे और जितने मोनार्की वाले थे, इन्होंने ऐसा बना रखा हुआ था कि कुछ भी होगा तो नोबिलिटी और क्लर्जी दोनों एक साथ खड़े हो जाना है, क्योंकि दोनों एक प्रिविलेज सेक्शन वाले लोग हैं। और जो तीसरे वाले का मतलब ही नहीं, एक शो ऑफ है कि हाँ हमने आपको बुलाया, आपसे पूछा, ये किया वो किया, लेकिन ऐसा कुछ भी असली में नहीं होना था, क्योंकि 3 में से 2 तो अपनी फेवर में वोट करेंगे और वो 2 हमेशा एक साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों बेनिफिटेड है इस सिस्टम से। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। देख लो यहीं से शुरू हो रहा है। ड्यू टू रिजेक्शन दे वॉक आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट, आफ्टर विच दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। और जब स्टेट जनरल में इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये वहाँ से निकल गया। जैसे हमारे पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, प्रोटेस्ट में बाहर निकल जाते हैं तो वैसे इन्होंने भी क्या किया, प्रोटेस्ट में बाहर निकल गए और इन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली बना लिया। मतलब देख लो, स्टेट जनरल एक असेंबली था, यहाँ पे बात नहीं बना तो इन्होंने कहा हम मानते ही नहीं आपको, जाओ हम बनाएंगे नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली बनाने के बाद इन्होंने और एक काम क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर दिया यहीं पे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि राजा का पावर को लिमिट करेंगे, लिमिट पावर ऑफ मोनार्क, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इसको लीड कौन कर रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जरा नोट कीजिएगा आप। मीरा बाऊ और नोबल, देख लो ये नोबिलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ नोबल्स जो अच्छे थे उनको लगा कि नहीं भाई थर्ड स्टेट वालों के साथ ना अच्छा नहीं हो रहा है, तो कुछ नोबल्स इनके पक्ष में थे। फिर एबीसीओ, देख लो ये प्रिस्ट है, मतलब क्लर्जी, ये तो टॉप मोस्ट वाले में से आते, फर्स्ट स्टेट के थे ये सेकंड स्टेट के थे, बावजूद इनके ये थर्ड स्टेट वालों के साथ खड़े थे। Due to the power of revolt, law of 16 Louis 16 finally recognized the National Assembly and accepted the Constitution। लेकिन आप कब तक रजिस्ट करोगे, जनता बहुत नाराज हो चुका था, 95% पॉपुलेशन आपसे अगर नाराज हो जाता आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फाइनली लुइस 16 को ये करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है और अपने पावर को थोड़ा सा कम करता है। द असेंबली पास अ लॉ एबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, जो तिथि देना पड़ता था, इसको बंद करवा दिया। एंड मेंबर ऑफ क्लर्जी हु वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, पहला काम क्लर्जी को ठिकाने पे लाया इन्होंने, कहा कि आप जो बाई बर्थ प्रिविलेज एंजॉय करते हो फर्स्ट स्टेट में होने की वजह से, आपको वो क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, और करवा लिया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बनाया था इन्होंने, कहाँ पे बनाया था, नेशनल असेंबली में। पहला क्या था, स्टेट जनरल, फिर नेशनल असेंबली। फिर हम आगे पढ़ेंगे जब नेशनल असेंबली का काम खत्म होता है तो फिर क्या बन जाता है, कन्वेंशन। कन्वेंशन भी सक्सेस नहीं होता उसका, तो फिर बनता है डायरेक्टरी रूल, और वो तो इतना रायता फैलाता है कि फिर नेपोलियन का राइज हो जाता है, उसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये था आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ। अब देख लेते हैं फ्रांस बिकम अ सोशल मोनार्की। अब धीरे धीरे फ्रांस क्या बन चुका था, सोशल मोनार्की बन चुका था। इसका मतलब क्या है, द नेशनल असेंबली, जो हमने आगे पढ़ा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस ईयर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया, इन्होंने 1791 में कर लिया। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि भाई राजे का पावर कम करना है, राजा वन मैन शो नहीं चलेगा अब हमारे देश में। And the power were separated and assigned to different institutions, the legislative, executive and judiciary, जो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया को हमने पढ़ा, इन्होंने ये सारा चीज़ कर दिया।
और इस तरह से सारा चीज़ हुआ। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी का पावर अलग अलग होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एक्टिव सिटीजन्स, और देखो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि आगे चल के ना इन्होंने एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट भी डाला था। क्योंकि देखो क्रांति जो है अचानक, तो फिल्म का स्टोरी तो है नहीं कि लिखेंगे और एकदम सब कुछ परफेक्ट हो, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ इस क्रांति के अंदर। और पहले इन्होंने सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही राइट दिया वोटिंग्स का, पैसिव सिटीजन्स को राइट नहीं था। अब कौन आते हैं एक्टिव में, कौन आते हैं पैसिव में, लेट अस सी। Here only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wages, the remaining men and women do not have the voting rights। मतलब एक्टिव सिटीजन्स का मीनिंग ये था कि आप टैक्स देने वाले हो 25 ईयर्स, तो एज रेस्ट्रिक्शंस तो हर देश पे होता है, अपने देश में भी 18 है, तो इन्होंने एज रेस्ट्रिक्शन डाला। दूसरा क्या कर दिया इन्होंने, कहा जो टैक्स देने वाले बंदे होंगे ना वही वोट डाल सकते हैं। खैर वोटिंग तो आया कम से कम, जैसे ही धीरे धीरे फिर एवोल्यूशन होता है, फिर इसको बंद किया गया। और टैक्स आप पैसे के फॉर्म में नहीं दे सकते, तो आप 3 डेज लेबर वेजेस, जो आप 3 दिन काम करोगे उसका वेज नहीं लोगे, मतलब मजदूरी दिहाड़ी नहीं लोगे, आपको छोड़ देना होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और जो नहीं दे सकते, महिला तो कर नहीं सकती, तो उनको वोटिंग राइट्स बहुत लेट मिलता, बहुत लेट। हमारे आज़ादी से 1 साल पहले मिलता, 46 में, 1946 में, और हम आज़ाद हो जाते हैं 1947 में। तो फ्रांस में जो वुमेन थी उन्होंने काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द राइट ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे के सारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यूज्ड हो रहा है ये, ठीक है। एंड देन वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम यूज्ड बाय इलिटरेट पीपल इन 18th centuries आर, जो इलिटरेट लोग थे ना, अब वो क्या करे भाई, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्होंने अलग अलग सिंबल्स यूज़ करने शुरू किए। अब बुक में भी देखोगे तो ब्रोकन चेन, ये ब्रोकन चेन का मतलब होता था, स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब चेन में आप बंधे हुए थे, चेन टूट गया, मतलब आप आज़ाद हो चुके हैं। द बंडल ऑफ, फिर बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस, तो ये सारे सिंबल, द आई विद इन अ ट्राइंगल, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, स्केप्टर्स, स्नेक्स, रेड फायरिंग गन कैप, ब्लू वाइट रेड, द विंग वुमेन्स, तो विंग वुमेन्स का मतलब तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आप चाहो तो पॉज करके इसे आप देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, यहाँ से इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। फ्रांस अब क्या बन चुका था, एक रिपब्लिक बन चुका था। और रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करेंगे। अपना कंट्री भी क्या है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक है। वहीं आप ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक भले ही है लेकिन क्या नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है ना, वो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट, देखो डेमोक्रेसी में 2 तरह से होता है, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट किस किस के हेड होते हैं, आर्म फोर्सेस, मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों के हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति। इसलिए देखोगे जब परेड होता है 26 जनवरी को, तो वहाँ पे जो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है वो मिलता है प्रेसिडेंट को। सारे फोर्सेस जो होते हैं, आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सारे के सारे किनको गार्ड ऑफ ऑनर देता है, प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो उनके हेड होते हैं, कमांडिंग हेड होते हैं। तो इस तरह से होता है। प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो साइड में बैठे होते हैं क्योंकि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। Louis XVI has signed the constitution but also he entered into secret negotiation with the king of Prussia। अब देख लो कोई राजा है, अपना पावर तो भले ही प्रेशर में आके कम कर लिया, लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई अब ना हम एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर लेते हैं। बगल में किंगडम था प्रूशिया, उससे, क्योंकि प्रूशिया वाले भी बहुत चिंतित थे यार, फ्रांस में अगर ये सब हो रहा है, लोग राजा को पावर उसका छीन रहे हैं, लोग राजाओं पे प्रेशर बना रहे हैं, तो ये जो चिंगारी है ना हमारे किंगडम में भी तो आएगा। तो किंगडम ऑफ प्रूशिया और ये सारे बहुत चिंतित थे, ऑस्ट्रिया वाले भी बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने कहा कि हमसे आप डील कर लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे इन लोगों को ना क्या करने में, दबाने में, सप्रेस करने में। Rulers of neighboring countries were worried by the development of France and made a plan to put down their event. And the National Assembly voted to declare a war against Prussia and Austria। अब ये बात तो नेशनल असेंबली को भनक लग चुका था कि ऐसे ऐसे हो रहा है सारा चीज़, हमारा किंग भी इन्वॉल्व है। तो नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें वोट फेवर में आया और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया किसके, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। द पैट्रियोटिक सॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, मर्सेलिया, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट डी एसली। ये नाम तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मर्सेलिया जो था ये इनका पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो बाद में नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। ये लोगों ने गाना शुरू कर दिया।
मतलब सारा कुछ आने लगा। द रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड डिफिकल्टीज टू द पीपल। रेवोल्यूशन नो डाउट बहुत लोगों को लॉस लाए, लोगों के लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आए लोगों के लाइफ में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो जो तीन यहाँ पे था ना, हमने ऊपर में देखा था, चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तीन स्टेट जो था, ये तीन स्टेट्स में जो थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे ये वाले जो सेक्शन के लोग थे ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेक्शन के जो लोग थे ये पढ़े लिखे थे, तो यार ये पैसे वाले भी थे, तो ये सारे एक्टिव सिटीजन्स थे। एक्टिव क्यों थे? क्योंकि इनको सारे पे टैक्स दे सकते थे, वोटिंग राइट इनको मिल गया। लेकिन ये जो नीचे वाले थे ना, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, इनका क्या? इनको तो नहीं मिला, क्योंकि सारे तो इनमें कैपेबल थे नहीं। तो लोग इससे क्या हो गए, नाराज़ थोड़े से हुए, क्योंकि हर चीज़ इक्वालिटीज़ से नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था। और होता है जब इनिशियल फेजेस में सारा कुछ था तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे कि कैसे शुरू होता है। तो जो लोग थे ना, वो पॉलिटिकल क्लब बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रैलिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन विच मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वॉज दैट ऑफ जैकोबिन। अब क्लब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आप समझ सकते हो। इवन इंडिया में भी क्लब होता है, पॉलिटिकल क्लब्स होते हैं। और वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, वहाँ तो काफ़ी क्लब का सिस्टम होता है, पॉलिटिकल क्लब्स होते हैं। तो ये क्लब्स बनने लगे, और उसमें से एक जो क्लब था ना, जैकोबिन क्लब था, ये बहुत सक्सेसफुल क्लब था। क्यों था सक्सेसफुल? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। इस क्लब को बनाने वाले का नाम पहले देख लो आप, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर इनका नाम है। क्या नाम है? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। इन्होंने इस क्लब को बनाया था। और इसके मेंबर्स कौन थे? ज़्यादातर इसके मेंबर्स वो थे, देख लो, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, पेंटर्स, देन सर्वेंट। ये सारे जो लोग थे ना, मतलब एकदम इग्नोरेंट टाइप, मतलब भाई इनको कोई पैसा नहीं, टैक्स नहीं दे सकते, सब पैसिव सिटीजन्स थे। ये सारे मेंबर बनते गए कौन सी क्लब के? जैकोबिन क्लब की। इस जैकोबिन क्लब को किसने बनाया था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने। एंड दे प्लान्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट पीपल ऑफ पेरिस। और इन्होंने कहा कि जो बैठे हैं ना रेवोल्यूशन के बाद, जो लोग बैठे हुए हैं पेरिस में ना, पढ़े लिखे वाले, इनके खिलाफ हम क्या करेंगे? थोड़ा इनके खिलाफ हम करेंगे रिवॉल्ट। एंड लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन रॉयल फैमिली। और बाद में इन्होंने रॉयल फैमिली को भी क्या कर लिया? इम्प्रिजन कर लिया। एंड इलेक्शन वर हेल्ड। और बाद में ये जो रॉयल फैमिली लुई 16 और उसकी जो क्वीन होती है, ऑस्ट्रिया की क्वीन थी ये, इन लोगों को क्या कर दिया जाता है? बुलेटिनाइज कर दिया जाता है। द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। देख लो आप यहाँ पे, नेशनल असेंबली का वही रूल खत्म हो गया, अब नया असेंबली बन गया। वो क्या बन गया? कन्वेंशन। तो पहले मैंने बताया था कि पहला असेंबली जहाँ पे लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाया था, वो असेंबली का नाम था स्टेट जनरल। फिर वहाँ पे जब मिडिल क्लास वाले ने अपोज किया, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स चाहिए थे, वन मैन वन वोट सिस्टम चाहिए था, तो उन्होंने नहीं माना, तो वो बाहर निकल के क्या बना लिया? नेशनल असेंबली। उस नेशनल असेंबली में उन्होंने क्या कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला कि किंग के पावर को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। दूसरा नंबर क्या करेंगे? उसमें जो क्लर्जी थे और नोबिलिटीज़ थे, इनके जो प्रिविलेजेस हैं बाय बर्थ, इनको भी एबोलिश किया गया। ये सारा चीज़ हुआ था नेशनल असेंबली में। लेकिन अब नेशनल असेंबली भी खत्म, अब आ गया नया असेंबली कन्वेंशन। एंड इन 1792 इट एबोलिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस रिपब्लिक किस साल में बना था? तो फ्रांस रिपब्लिक बना था 1792 के साल में। पूरी तरह से मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस अब बन चुका था रिपब्लिक। मतलब अब हेड ऑफ स्टेट जो है वो होगा कोई इलेक्टेड बंदा होगा, ना कि कोई मीन्स बाय बर्थ वाले, मतलब फादर थे अब उसके सन, इस टाइप के रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि फ्रांस रिपब्लिक कब बना? तो 1792 में। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगला जो मेरा पार्ट 2 वीडियो आएगा ना, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें मैं आगे मतलब रीजन ऑफ टेरर से लेके आगे फिर हम वुमेंस का रोल जो है वो देख लेंगे, स्लेवरी कैसे एबोलिश हुआ वो देखेंगे, फिर लेगेसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। बस अब कुछ छोटे से टॉपिक्स और बच गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।